हवेली में पैदा हुए थे गांधी जी, पर दिल में गरीब का भाव था तो वो धोती आ गई। अगर एक झोंपड़े में भी कोई पैदा हुआ है पर दिल का भाव उसका बदल जाता है और लाखों के सूट के अलावा वो रह नहीं सकता है, तो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। ये भाव होना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कहा प्रधानमंत्री का नाम लिया, आप क्यों ले रहे हो? प्लीज, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं बड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलता हूँ। गोहिल जी, आप मैं जनरल बात करिए। आप प्रधानमंत्री को क्यों जोड़ रहे हो उसमें? गोहिल जी, आप चेयर को लिखा प्रधानमंत्री, आपस में बात करते हो। मिस्टर गोहिल, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे गुजरात के प्रधानमंत्री आपस में बात ना करें, जोड़ देते हैं। आप आपस में बात करें प्लीज। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ प्लीज। प्लीज नहीं, रनिंग कमेंट्री का जवाब मंत्री जी करना बोले तो मेरी लाइन पे। माननीय मिस्टर गोहिल, प्लीज प्लीज, मैं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आप बोल। मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें अगर प्लीज। किसी को दिक्कत है, मैं गांधी जी को प्यार करता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है। आपका समय 2 मिनट है, प्लीज आप देखें। 2 मिनट में मेरी बात आप खत्म करें प्लीज। मैंने कहा जैसे वित्त मंत्री जी आपसे बहुत उम्मीद है और मैं करीबी से जानता हूं, मैंने उनके साथ बहुत डिबेट पहले टीवी के ऊपर भी की हुई है, इसलिए जिनसे उम्मीद होती है उनसे कहा। उनके लिमिटेशंस मैंने पहले ही कहा, मैं समझ सकता हूं, पर जहां जितना हो सकता है वहां करने की आवश्यकता है। आपकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप जो चाणक्य जी ने कहा था कि आपका प्रशासन का सोर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि आपका रेवेन्यू का सोर्स आपको कमंडल की तरह होना चाहिए। ऐसे डालो फटाक से भर जाएगा, पर जब देने की बारी आई तो एक छोटी कटोरी में वो परोस सकता है। उसी तरह आप टैक्स लेना है, उन बड़े मगरमच्छों से फटाक से ले लीजिए, पर गरीब को बख्श दीजिए। और देने की नौबत आती है, उन बड़े मगरमच्छों को देने की जरूरत नहीं। आप देने की बात आती है तो आखिर में, और मैं फिर से कहता हूं कि आपकी जहां पढ़ाई हुई है, आपकी जहां शिक्षा हुई है, उसको लेके भी मुझे बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जेएनयू पास आउट को देखा है कि दे राइज टू द ओकेजन। जब जरूरत पड़ती है उनकी आत्मा आवाज उठाती है। मैंने गुजरात में ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस अफसर्स भी देखे हैं जो ऐसे मौके पे जो जेएनयू पास आउट है ऐसा काम करते हैं। तो आपका भी मनोज जाजी भी खड़े होते हैं, करते हैं, जेएनयू पास आउट है, जानते हैं, इसीलिए तो आप ऐसा अच्छा बोलते हैं आपस में। मैं जी बिहार से ज्ञान आए तो मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। तो मैं मेरा ज्यादा वक्त ना लेते हुए इन जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर, जो दोनों बिल के ऊपर मैंने कुछ बातें रखी हैं। मेरा कोई निजी अटैक नहीं, पर निजी विश्वास वित्त मंत्री जी के ऊपर है कि इसको पॉजिटिव लेके, खास करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स को हर डिपार्टमेंट देखे, हर डिपार्टमेंट का मंत्री देखे। पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रिपोर्ट आता है तो हर मंत्री देखे, हर डिपार्टमेंट देखे और इसका इंप्लीमेंटेशन हो। और जहां कोई चुप करता है उन्हें पनिशमेंट मिले। बड़े बड़े मगरमच्छों को टैक्स के दायरे में ज्यादा लाइए। एक मिडिल क्लास है, गरीब है, वो सिर्फ भारत सरकार की ट्रेजरी को नहीं, कोरोना ने हर उस बहन की रसोई के बजट को डिस्टर्ब किया है। मैं समझ सकता हूं आपको बजट बनाने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपकी मुश्किलें, पर आपके पास तो सोर्स था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया, आप अपना टैक्स बढ़ा के वहां से पैसे ले सकते थे, पर गरीब के घर में रहने वाली उस रसोई बनाने वाली मेरी बहन का बजट बिगड़ा, उसे ठीक करने का वक्त नहीं था। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय गोहिल जी। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय शिव प्रताप शुक्ल, माननीय शिव प्रताप शुक्ल। धन्यवाद मानवर। अभी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस एप्रोप्रिएशन बिल पर समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय शक्ति सिंह जी बोल रहे थे।
और उनको अतिरिक्त एक प्रदेश के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा तो पूरे देश के लिए रखा, लेकिन उनको यह एहसास हो रहा था कि जब हम भावनगर से चलते हैं तो भावनगर से चलने के उपरांत जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 लेन 6 लेन इसकी कल्पना की, पूरे भारत में की, तो एक बार सड़क बनने के बाद भी जब उसकी आवश्यकता हुई तो किसानों को जो मुआवजा दिया गया, वह शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह 4 गुने और 6 गुने तक का दिया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगा मान्यवर आपके माध्यम से कि ऐसे ऐसे स्थान जहां दूसर थे, जहां ताल थे, जब वहां भी 4 लेन और 6 लेन गुजरी तो जहां कोई खेती भी करने नहीं जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने ऐसे जगहों पर उन लोगों को भी जो खेती करने नहीं जाते थे 4 लेन और 6 लेन का जो पैसा दिया, उनको करोड़पति तक बनाने का काम कर दिया था, जहां कोई खेती करने नहीं जाता था। वास्तव में हमें लगता है कि हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम जो सदन में बैठे हुए हैं, तो सदन में बैठ करके पक्ष और विपक्ष को न सोच कर करके देश को सोचें। माननीय निर्मला जी ने जो बजट रखा वह देश के लिए रखा, विदेश के विपक्ष के लिए केवल आलोचना करने के लिए नहीं रखा था। श्रीमान प्लीज प्लीज आप बैठकर सीट पे ना बोलें, प्लीज। सुष्मिता जी प्लीज ना बोलें, प्लीज। नहीं, उनकी आदत है बोलने की, तो इस नाते हम सब लोग मानते हैं कि बोलेंगे। चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मान्यवर, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यही वह सदन है ना जिस सदन में जब एक बार एक बिल आया था, और वह बिल था जब भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में रखा था कि वहां बैकवर्ड्स को, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण तक नहीं दिया जाता है। मेज थपथपा करके उधर के लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन माननीय अमित शाह जी के उस बिल रखने के पहले कभी भी इस पर विचार नहीं किया था कि उस जम्मू कश्मीर में हमको भी आरक्षण उनको देना चाहिए था जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, बैकवर्ड के हैं। कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, यह जरूर हुआ कि जब वही 35 और 370 की बात आई तो यही सदन गवाह है कि सदन में कपड़े तो कौन कहे, शरीर के अंदर का अंडर गारमेंट जो है वो बंडियां तक फट गई थी, बंडियां तक फट गई थी, नंगे हो गए थे। जैसे कश्मीर के पंडितों के साथ नंगापन करने का काम वह पूरा सदन करता था, वैसे उस दिन भी नंगा होने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। It will be examined. I have already told you. Please. आप I have already told you it will be examined. Please. आप डोला जी, प्लीज। डोला जी, आपने देखा था, सुष्मिता जी शायद उस समय देखी नहीं थी, आपने भी वह दृश्य देखा था, आप थी वहां, माननीय वो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप उस दृश्य के संदर्भ में सोच सकती हैं कि नहीं, सही हमने कहा है, गलत नहीं कहा है। मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहा, कभी नहीं बोल, मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत। श्रीमान, श्रीमान, जिस प्रकार से, अब मैं डाटा वाइज इस नाते नहीं जाऊंगा कि डाटा वाइज कोई भी बजट का
इन्होंने भी स्वयं निर्मला जी के एक भी बजट को कोई डाटा नहीं किया है, सब वे किया है। और इस नाते मैं माननीय शक्ति सिंह जी का बाहर तो बहुत इज्जत करता ही हूं, अंदर भी इज्जत करता हूं। और मैं ये मान करके चलता हूं, जब ये खड़े हुए तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, मुझे भी बोलने को मिल जाएगा, लेकिन उस अच्छे इज यील्डिंग। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। रूल Sir, Rule 261. 261। हाँ, बोलिए डॉक्टर संतोष सिंह। Sir, if the chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may be in his discretion Dr. Saib, I have seen such it. as word or words I have seen it. from the proceedings I of have the seen it. और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी चेयर से कोई चीज कही जाती है तो उसको ध्यान से सुने। I've already told that it will be examined. Please. नहीं, 2 दिन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप प्लीज, मिस्टर जॉन ब्रिटस, डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस प्लीज। लेट द डिस्कशन कंटिन्यू। सीट पर बैठकर बोला, वैसे भी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। अननेसेसरी, प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज। बिल्कुल नॉट अलाउड। मान्यवर, अब इन लोगों के बोलने पर मुझे एक शेर याद आता है। अच्छा, ये नई बात आई। हमारी स्थिति क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा का मतलब हम देश का हित चाहते हैं, संघ राज्य है, प्रदेश का भी हित चाहते हैं। प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर के साथ साथ काम करें तो संघ बनता है। संघ के विषय में जब मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि हम लोगों का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों का बोलना जो केंद्र के पक्ष को हम रख रहे हैं, हम लोगों की आवाज जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की बात को हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं आप सभी लोगों को पीड़ित कर रही है कि हमारी बात जो जबरदस्ती की है वह क्यों नहीं होती है। अब मैं शक्ति सिंह जी का जवाब देता हूं। शक्ति सिंह जी ने यहां इस बात को कहा था कि जीएसटी को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माननीय शक्ति सिंह जी, जीएसटी के संदर्भ में आपने कहा था, मैं आदरणीय आप जीएसटी बोलेंगे। मैं आदरणीय तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ उनका एमओएस था। मुझे वह समय भी याद है कि जब उन्होंने यह प्रपोजल रखा था कि अगर सभी वित्त मंत्री इस बात से, सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि उस समय भी कांग्रेस शासित प्रदेशों के लोग और केरल के लोगों ने घनघोर विरोध किया, जिसका परिणाम था कि उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव इस नाते ही नहीं पारित हो पाया था और आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। तैयार नहीं है, कुछ बोले। अरे भैया, मैं जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। और जीएसटी काउंसिल की उस मीटिंग को जाकर के देखिए, तो यह नहीं है कि मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके वित्त मंत्री ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। बंगाल के वित्त मंत्री ने विरोध किया था और उसी समय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने मनोहर छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी,
उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। अब पहले मीटिंग में नहीं, मीटिंग के पहले भी एक स्थान पर बैठ करके आकर के हम इसका विरोध करेंगे ये किया था। सदन केवल विरोध का विषय नहीं होता है, सदन में आनंद भी होता है। सदन का विषय यह होता है कि अगर आदरणीय निर्मला जी ने कुछ अच्छी बात कही है तो उस अच्छी बात का समर्थन किया जाए। अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे देश का अहित होता है तो आप खुले, आपको छूट है कि पूरी तौर पर कहिए कि यह गलत है, लेकिन वो सब बात सही करेंगी। वो जब सब बात सही कहेंगी तो कम से कम आदर के साथ आपको उस भाव को लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने उसको नहीं लिया और न लेने के बाद आप एक बात कहे कि हम इन विभागों के मंत्री थे। भगवान करे और कई विभागों के मंत्री रहे हों, अगर कभी मौका मिलेगा तो और भी बन जाइएगा। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में किसी को भी कुछ अच्छा, इस आप लोग ऐसी बात करते हैं, जरा ये सोचिए हमारे पास सभी लोग चले आ रहे हैं, अगर वो भी कल हमारे पास चले आए तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वो भी हमारे हो जाएंगे। माननीय शुक्ला जी प्लीज, आप सभी से आग्रह है, प्लीज वही माननीय शुक्ला जी प्लीज। मैं माननीय शक्ति माननीय जॉन मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ। वो उसी पर ही, मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा उसी हूँ, पर ही बोलेंगे। क्योंकि आदरणीय अभी देखिए, अभी बजट आएगा और आप ये देखिए, नहीं तैयारी करके आने की बात कोई नहीं है। नहीं होता, ये कोई सी बात नहीं है मान्यवर। हर बजट का यहाँ बजट भी आया, जम्मू कश्मीर का भी बजट आया। अब आप सोचिए कि क्या लोग सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के बजट आने के पहले समाचार पत्रों ने बड़े मोटी हेडिंग में लिखा कि 1,10,000 करोड़ रुपए तक का बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर सकती है, इससे जम्मू कश्मीर पूरा सुधर जाएगा। और मुझे गर्व इस बात का है कि अन्य बजट तो छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू कश्मीर के बजट को जब आदरणीय निर्मला जी ने पेश किया था तो जहां 1,10,000 करोड़ की बात हो रही थी, इससे जम्मू कश्मीर सुधर जाएगा। 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया। यह भारत सरकार है, और यह भारत सरकार सबके हित के संदर्भ में जब बात करती है तो स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि किसी राज्य का में कम न हो जाए, हर राज्यों का उसका समान अधिकार मिले। संघ राज्य की कल्पना के अनुसार कोई भी ऐसा राज्य न रहे जिसको हम न दे सके। तो पूरा अभी जो पेयजल की बात आई, हर घर में नल के द्वारा जल, आज स्थिति यह है कि आपके बजट का ही परिणाम है कि कमंडल से नहीं, नल से, कमंडल से बोल रहे थे शक्ति जी। अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? कैसे नल लोगे? आप बिल पर ही बोल रहा हूँ, बिल से ही नल उपजा है, नल निकल रहे, बिल से ही नल उपजा है। और आज हम उन गरीबों को जिनको आपने कभी पीने का पानी नहीं दिया था, जब यहाँ जब यहाँ जो हर जनजातीय पर चर्चा हो रही थी तो आप ही के सदस्यों ने कहा कि हम जाकर के तालाब से पानी पीते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके घरों में जाकर के नल लगवा दिया और वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे अपनी बात तो सोचो ना, आप अपनी बात को सोचो कि किस स्थिति में आप लोगों को, भारत को खड़ा कर दिए थे और आज किस स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को ले गई है।
कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर शिखर पर आती है तो भारत की लोकप्रियता शिखर पर आती है। लेकिन न तो आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा, न कश्मीर समझ में आएगा, आपको तो एक ही समझ में आएगा कि कैसे हम विरोध करें। इस नाते निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस प्रिपरेशन की बात हो रही है जो आदरणीय निर्मला जी रखी है, आपको उस पर सराहना करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी। और सराहना करना चाहिए था कि आज उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का पुनर्जीवित किया, जिस प्रकार से हर घर में नल को दिया, जिस प्रकार के शिक्षा पर उन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हर प्रदेशों में उन्होंने प्रदेश सरकारों से पहले बातचीत करके आदरणीय निर्मला जी ने प्रतिनिधियों से, अन्य प्रतिनिधियों से बात करके तब इस बजट को रखा था। बिलिए भाई, बिलाइए। जब वो बोल रहे थे तो कोई नहीं आपने पूछा कि बिल पर बोलो। हम जब बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि हम बिल पर नहीं बोल पा रहे। अगर बिल पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल किस पर रहे हैं? मान्यवर, हम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किए, हम पूरी तौर पर देश को आधुनिक भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। इस नाते आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसा बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया था, इस बजट के आधार पर पूरा, जब उद्योग जगत है उसने भी सराहना किया, पेपरों ने उन्होंने भी सराहना किया, अर्थशास्त्री उन्होंने भी सराहना किया। उन्होंने ये कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जो है अब अपने संसाधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात मैंने आपसे कहा वही सुने हैं कि नंबर 1 पर आए हैं, जो आप लोगों को पच नहीं रहा है वही सुने हैं कि जो आपको पच नहीं रहा है। पहले पचाना सीखिए, पूरा यूपी समझ गया। पहले पचाना सीखिए, जनता के दिए गए मैंडेट को सुनिए। और उसने तो ऐसी स्थिति में आपको ला करके खड़ा कर दिया कि बोलने लायक भी नहीं रह गए, बात करने लायक भी नहीं रह गए। इस नाते हाँ, तो आज हमारा वक्त है तो इसी नाते वक्त चलने दीजिए। हमारा वक्त मेरा नहीं है, हमारा वक्त भारत का वक्त है, हमारा वक्त भारत की जनता का वक्त है। हम भारत की जनता के तरफ से बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उसने आज संसद में आपको विपक्ष में रखा है, हमें पक्ष में रखा है, तो हम पक्ष की बात को करते हुए निश्चित रूप से उसके हित की बात करेंगे। आप अपना ही चाहते हैं, आप अपना ही चाहते हैं। मैं उसी पर बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और सीखाइए। सीख करके जब आएंगे तो आपको भी यह बात जानी होगी कि मैंने जो बोला है वो आदरणीय निर्मला जी के बिल पर ही बोला। प्लीज माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इतने सजेशन देते हो कि हमारे शुक्ला आपस में बात न करें। आप सबकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप स्पेसिफिक कहिए, उस पे बोलेंगे। आप अपने माननीय सदस्य दीजिए इस विषय पे। माननीय सदस्य जो आपस में बैठकर आप बात कर रहे हैं उन्हीं बात पे जाने रही है। आप बेकार अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं। मंत्री शुक्ला जी को बोलने दीजिए। जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते।
प्लीज प्लीज श्रीमान श्रीमान मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जिस विषय को रखा था, इस एप्रोप्रिएशन के आधार पर वहां ये जो माननीय निर्मला जी ने जो अपना विषय रखा, अभी आगे भी वो अपने पूरे विषय को रखेंगी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत के हित का बजट है, देश की जनता के हित का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है, देश में एक नई ऊर्जा देने वाला बजट है, प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार का यह बजट है। इस नाते मैं इस बजट पर, इस एप्रोप्रिएशन पर माननीय निर्मला जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, when in last 10 days, the price of kerosene has become sky high and the poor are crying, I do stand here on behalf of the third largest party of this house and the pro-people party, All India Trinamool Congress, led by Madam Mamata Banerjee, who has already done triple hat-trick few months back and became the third-term chief minister in West Bengal. Sir, the central government is seeking approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore for 21-22. As our party believes in real facts and figures, I would like to draw the kind attention of our learned minister to specific points. Number one, infrastructure. Sir, the central government has sought nearly 5,000 crore for capital injection in the National Bank for financing infrastructure and development and recapitalization of public sector general insurance companies. Sir, we all know that this NABFID is a government setup and it was set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore of rupees. And there are huge resources that are going to be mobilized, and yet there is no external oversight, external surveillance or external monitoring. Moreover, it is still unclear as to why such an entity has been created when in the past similar such entities have miserably failed. Sir, what has the government learned from its previous experiences or failures? Are these being considered before such a huge capital injection? I would say India's biggest problem is a lack of a deep and liquid corporate bond market. So unless the country develops a broad-based liquid bond market, it's difficult to be able to get the pool of domestic savings into infrastructure. Madam, so far the insurance sector is concerned, New India Assurance Company, National Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited and Oriental Insurance Company Limited. These are the 4 PSUs, general sector insurance companies. Out of these 4 PSUs, 3 of them have been suffering losses over the past few years. So far the National Assurance Company Limited is concerned, the loss in last 2021 is nearly 2,500 crores. And so far the Oriental Insurance Company is concerned, it is nearly 1,500 crores. Sir, in the monsoon session of Parliament 2021, the government has introduced and passed a bill, that is General Insurance Business Nationalization Amendment Bill, which allows for the privatization of these public sector insurance companies. And there are reports that the government will sell United India Insurance Company Limited, which could be followed by privatization of 1 or more of the remaining 3, sir. So this move will impact crores of retail customers and thousands of persons employed by these organizations. Sir, in the Cabinet Committee for Economic Affairs, that is CCEA, they had a meeting in July 2021 and there was a proposal which was passed that the portion of government's holding in LIC will also be sold out. Sir, we all know that policyholders' money for policyholders' welfare, that was the basic ethics
and basic policy of the LIC, which is going to be jeopardized miserably. Sir, the assets since 1956, when the LIC Act was enacted, we all know because of certain reasons, these assets were undervalued. But now, when a portion is going to be open in the market, there is a big chance of corruption so far the asset values are concerned, sir. Sir, the shareholders benefit. It will be finally the shareholders benefit and the policyholders loss. The actual fact is, selling family silver has become the government's mainstay nowadays. They are selling out the profitable PSUs. They are shouting Bharat Mata ki Jai, and they are selling each and every ornament of Bharat Mata. That is the most unfortunate part of it. Sir, so far the health is concerned, it is close to my heart because I am a healthcare personnel, I am a COVID warrior, and fortunately I happen to be the past national president of Indian Medical Association. Let me tell you the fact. The budgetary allocation for India is even much less if you consider the same, compare the same with some small neighboring countries, madam. This is very unfortunate. Sir, do you know the quantum of allocation increase for health for 2022 to 2023? 0.008. Yes, it is. Sir, the budgetary allocation is so miserable. The healthcare sector has been at the cusp of recovery from the pandemic, and the government's apathy. Then as all, when thousands died for lack of resources, we have seen how the miserable situation was during this COVID pandemic. We have seen the dead bodies were floating in the river. We have seen the international journal Lancet, many other countries, they were criticizing our COVID handling policy. Our vaccination policy was being miserably criticized even. But unfortunately, we didn't take any lesson from this, sir. Sir, also in the supplementary demand for grants, the ministry has asked for a mere 500 crore in addition to its initial demand. This shows the inadequacy of the funds being allocated during a pandemic that has caused lakhs of deaths in the country. Not only is there subpar allocation, but also poor utilization, sir. Sir, let me cite some examples. Allocation in 2021 and 2022 was 7% less than the actual expenditure for 2020-2021. Importantly, the transfer to states for COVID vaccination has fallen from 39,000 crores in 2021-2022 revised estimates to 5,000 crores in 2022-2023 budget estimates. This is a huge decrease, sir. This government has never believed in corporate federalism. That is the main problem. Faulty vaccination policy. We have seen on International Yoga Day, we have seen on our next Prime Minister's birthday, there was a sharp hike in vaccination. On the next days, there was a sharp fall in the vaccination. Absolutely shameful, sir. Happy birthday, sir. Please. Sir, the problem is this government is full of egos. My suggestion, why don't you keep apart your ego and why don't you follow the golden health policy of our Bengal? Free health for all. Shastha Shati card which empowers the woman to get her parents treated by Shastha Shati card. This is the unique policy in the universe, I must say. Why our government doesn't follow that policy of our Bengal, I don't know, sir. Because they are fully egoistic. So far the NG Narega is concerned, this government has run out of money to fund this Narega project. Actually, the allocation for this year saw a decrease of 25% from the revised estimate of 2021 to 2022 and a decrease of 34% from the actual expenditure of 2020 to 2021. In this supplementary demand of grants, the ministry has requested additional funds of 9,600 crores. Why this massive discrepancy? The reason is, few years back, our learned Prime Minister said that this project, they do nothing but digging the ditches. He is possessing this idea about this Narega policy, and he ridiculed nearly 80 million people in his speech, sir, in 2015. We all remember. Sir, what we are doing in Bengal? Just let me cite an example. In our party manifesto during this 2021 assembly election, our respected Chief Minister has said the wage has been doubled and 100 days guarantee has been made to
200 days guarantee. It is so much important a project in our state of West Bengal and so much neglected a project in the rest of the country. So far the food subsidies is concerned, actually the problem is the government wants to dismantle everything. If you consider the global under index, we rank 101 out of 116. Over 4 out of 5 households in the country, they saw a fall in income, and 4.5 crores Indians, they fell into extreme poverty in 2020. And as per the Oxfam Inequality Kills report, inequality and poverty lead to death of 21,000 per day. Moreover, so far the World Bank report is concerned, malnutrition is a key issue, and India is even in worse situation so far the other rich countries are concerned. If you consider the report of FAO, that is Food and Agriculture Organization of United Nations, it says India can never reach zero hunger by 2030, the way the declining is going on. Despite this abysmal performance in ensuring the provision of basics, the food subsidy bill has fallen from 28,000 to 286,469 crore to 206,831 crore in 2023. So far the fertilizer subsidy is concerned, in the fiscal year 2021, the government spent 1,28,000 crore. In the union budget of 2021-2022, it was reduced to 79,000 crores. Due to agrarian crisis, this was revised to 1,40,000 crores, and now it has been reduced by 25%, and it has come down to 1,05,000 crores. So this BJP government promised we will double the income of farmers, and our government in our state of West Bengal, our madam promised in 2011 that we will double, and now it has become tripled in our state of West Bengal, sir. Sir, this puts a target income in 2022 is 21,146, but unfortunately it's just a half by now. So far the women and children are concerned. By the way, India and the entire country has witnessed the largest farmers' agitation. They have seen the farmers committing suicide. They have seen the farmers getting run over by the minister's car, and that minister's son is getting bailed out to win a state during the state election. The entire country has witnessed that. So far the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3%. At a time when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our Chief Minister took that award. Sir, so far the education is concerned, as we have seen, there are a lot of controversies in the National Education Policy 2020 which are yet to be clarified. And we have seen the budget allocation made last year for education saw a 6% decrease from the budget allocation made in 2021. This is a huge considering the fact that education is the bedrock of development of future growth. The ministry has also made an additional demand of 4 lakhs. This is shocking considering the impact COVID-induced lockdown had on education, where millions of students suffered and many had to quit studies. But look at Bengal, sir. Our United Nations awarded Kanyasri scheme has brought 67 lakhs girls to 18,000 schools and colleges. And it is absolutely a laudable step taken by our government, sir. Sir, I will conclude by saying, I know I raised many major issues like health, like education, like food subsidy, like agriculture issue, like women and child. But I know this government has no answer. And that's why I do believe that the people at large of this country, they are already making up their mind to give a befitting reply to this government in the coming days in due course of time. Thank you. Thank you. Sri T.K.S. Alagovan. Thank you, Honorable Chairman, sir. Vice Chairman, sir. Sir, I am talking on a bill, appropriation for the funds spent on the year 2019. There were 3 budgets in between.
This is the third budget presented now recently. I don't know why this government has delayed in getting the sanction of this house. After 3 years they were waiting. Most of their programs, I have seen this budget since 2014. This is the 9th budget presented by this government. In every budget they say that next year it is going to be India is going to grow like anything. Even the finance minister earlier had told 2-3 years back that there will be $1 trillion economy. $5 trillion economy. But still, recently, they have resorted to monetization. When they are expecting 5 trillion economy and when they resort to monetization, I don't know the controversy. I think we can understand the controversy. What they speak in the budget is not what is happening in the country. That it shows only that. Every year, even in a small thing, this government, if there is election close by, this government promises many things. In 2019, in the same house, the government had promised that MS Swaminathan committee report will be adopted in full, implemented in full, which means 150% of the cost of production will be paid to the farmers. Then what happened was they brought in 3 bills against which the agriculturists, the farmers were started agitated. Then they withdrew the bill. But they still ask, what about minimum MSP? This government had promised in this house that they will give 150% cost. But even now this government is not willing to tell these farmers who had stopped their agitation whether they will pay 150% as promised by them in this house. Then I thought, so it was 2019, elections are coming, so we will make some promise to seek votes. Likewise, everything is going on, sir. This government, there is no government running in this country, sir. I can say that there is Amazon which is running the country. Amazon is running the country. They want to sell everything. They want to sell LIC, which has given so much of money to the government. I think the LIC is the one organization which has given several lakhs of crores of rupees for building of infrastructure in this country, still giving with an investment by the government of just a mere 5 crores. It has given a dividend of more than 17,000 crores. Apart from spending money on the 5-year plans every time, now there is no plan. So the question of planned expenditure, non-planned expenditure, there is no planning emission. Then what is the meaning of having a planned expenditure and non-planned expenditure? Everything is an expenditure. Why should we spend? Why should we spend this appropriation, 1 lakh railways and defense services, particularly defense services? My question is, last year this government had chosen to corporatize defense production units which were run earlier by the government itself. Now they have allocated this much of amount. I don't know what happens, what is happening in this country. They had passed a bill to corporatize defense production units which were run by the government. Defense production units, you know, see, it is like what I can compare it with cooking in a house. If we have 4 members in a house, we will cook for 4 members. If we have 2 guests, we will cook for 6 people. If we see 2 people going out for a day or 2, we will cook only for 2. But in a hotel, it is not possible. In a hotel, they have to cook for 100 people whether they come or not. So, a government department will produce weapons or dress materials or tanks, whatever is required for the defense. No, for the defense purpose. Whereas if you corporatize it, the next stage is privatization. They want to sell the defense units to somebody. So now what they are planning is to see that there is no liability of the defense sector, so that the buyer will come and buy it. Who is going to buy? I don't know. Amazon. Please, no.
So, the entire budget for the past this is the 9th budget by this government since 2014. No, John, please go to your seat, please. There is no growth as projected in any of these 9 projects. No promises were kept up as promised in any of these 9 budgets. So everything is in paper. We believe that something will happen, nothing will happen. Every state is weeping for money. After this GST, Tamil Nadu, even our member had spoken earlier last week, that so much of money is due for the state of Tamil Nadu. No money is coming out. Money should be paid to the states before they present their budget. Please, John. It's okay, no. He's the finance minister. Please, you address the chair, please. So he has to, the GST itself, the promise made during GST itself that the due share will be given to the states, and for 5 years there will be a compensation of any revenue loss. But it is, the 5 years is reaching, and I think from next year that also will go away. So we have to rely on the union government for our budget. And the union government is not giving money. Then the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The 9th budget is also going to be a failure. That our finance minister had already given a hint that because of Ukrainian war there is going to be a fall in economy of India. In a statement she had made, that also but of course that we can accept. If there is a fall in the international economy, we are seeing gold prices going up and down, all these things are there. But still, the promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. The state, all the states are suffering. They want to take away the powers of the state. If we say that the states are suffering, they will say then there will not be a state. India is a one country and everything is single. No, there need not be a state government. That will be the decision of this government. So, I have nothing to praise, and I know that even the BJP member who spoke earlier had nothing to praise except to attack the Congress member, Shakti ji. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Ayodhya Rami Reddy. Sir, I want to thank you for providing me this opportunity to speak on the supplementary demands for grants for the year 21-22 and excess demands for grants for the year 2018-19. The government has presented the third supplementary grants for the financial year 21-22. The supplementary grant seeks approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore. Of this, the net cash outgo aggregates to more than 1.07 lakh crore. The additional spending makes important allocation towards fertilizer subsidy, servicing loans taken from the National Small Savings Fund for Pradhan Mantri Awas Yojana, amongst others. Sir, we have few suggestions. The Department of Fertilizers has been allocated more than 15,000 lakh crore to meet the demand and maintain proper supply of fertilizers. A total of 14,902 crore has been allocated for payment towards indigenous urea subsidy and import of urea. It has been noticed that the fertilizer subsidy has gone down this year as compared to 21-22. Thus, there is need for increased fertilizer subsidy for the next year as well. The government has taken much needed steps in the last few years to reduce expenditure incurred on import of fertilizers, including revival of public sector enterprises for setting up gas-based ammonia urea plants and facilitate investment in the urea sector. However, we still import fertilizers and raw material domestic production. Thus, the international market affects the price and supply of fertilizers in the country.
The recent Russia-Ukraine war has disrupted the international supply market in many ways. Russia is the leading supplier of fertilizer and related raw materials. It's also the largest exporter of urea, NPK, ammonia, and ammonium nitrate, and the third largest potash exporter. Due to such disruptions, the fertilizer prices in international market have skyrocketed. We are the world's largest urea importer and also import significant amount of phosphatic and potassic fertilizers. Such disruptions have also affected the domestic availability of